नमस्कार दोस्तों, टैली के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमें लेजर कैसे क्रिएट करना है, वो हमने लेजर भी क्रिएट करके देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रुप्स क्या होते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको कोई 2 पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। फर्स्ट पॉइंट तो ये रहेगा कि जब भी आप लेजर क्रिएट करोगे तो लेजर क्रिएट करते टाइम आपको अंडर के ऑप्शन में ग्रुप सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो वो ग्रुप प्री डिफाइंड ग्रुप में से कोई एक रहेगा। और जब तक आप ग्रुप सिलेक्ट नहीं करोगे किसी भी लेजर के लिए, तब तक वो लेजर जो है आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। और अगर लेजर नहीं बनेगा तो आपका ट्रांजैक्शन नहीं होगा, है ना। तो और सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि जब भी आप रिपोर्ट्स जनरेट करोगे, जब भी आप रिपोर्ट्स चेक करोगे, और सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं, तो ये जो पूरा आपका टैली एप्लीकेशन है, यहाँ पे ग्रुप्स जो है ना, ग्रुप्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये ग्रुप्स टैली की एप्लीकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा जब आप इस एप्लीकेशन को अपने अपने हिसाब से यूज़ करोगे। आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करोगे, ऑपरेट करोगे और रिपोर्ट्स चेक करोगे, आप इसे जानोगे, तब आपको पता चलेगा कि ग्रुप्स कितना मतलब ग्रुप्स जो है वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे ग्रुप्स समझना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप है ब्रांच एंड डिवीजन। मैं आपको बस यहाँ पे सिचुएशन बताऊंगा, क्योंकि ये मैंने अपनी लेवल पे आपको यहाँ पे हर ग्रुप से रिलेटेड जो भी सिचुएशन रहेगी वो मैंने अपनी लेवल पे आपको लिख के दी है। और और कुछ नहीं, बस हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप है ब्रांच एंड डिवीजन। सबसे पहले तो ये प्राइमरी ग्रुप के अंडर में आएगा, मतलब ये प्राइमरी ग्रुप है। ठीक है, और कौन सी सिचुएशन में हमें इस ग्रुप को सिलेक्ट करना होता है या फिर किस लेजर में हमें इसको ऐड करने की ज़रूरत होती है, तो वो सिचुएशन हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ब्रांच इन वरोरा, ब्रांच इन भद्रावती एंड हेड ऑफिस इन चंद्रपुर। आप ये समझ के चलो कि कोई अगर आपका एक ऑफिस है, ठीक है, मेन मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है चंद्रपुर में, और आपके ऑफिस की और एक ब्रांच है जो कि वरोरा में है, कोई अगर दूसरी ब्रांच है तो वो भद्रावती में है। तो ब्रांच से रिलेटेड अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि मान के चलो मेन आपका जो हेड ऑफिस है वहाँ से आप किसी वरोरा ब्रांच में आप पैसे सेंड कर रहे हो, या फिर किसी भद्रावती ब्रांच से आप पैसे रिसीव कर रहे हो, तो इस टाइप के जो भी ट्रांजैक्शन रहेंगे ना ब्रांच से रिलेटेड, तो उस टाइम आपको लेजर बनाते टाइम, जैसे आप बनाओगे फिर वरोरा ब्रांच नाम से कोई अगर लेजर बनाते हो, तो उस टाइम आपको ब्रांच एंड डिवीजन के ग्रुप में उस लेजर को ऐड करना होता है। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे आपको बता दूँ तो ब्रांच एंड डिवीजन में क्या सिचुएशन होगी कि जब भी आपका कोई ट्रांजैक्शन आपके ब्रांच से रिलेटेड होगा या फिर ब्रांच के साथ कोई अगर आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है बिजनेस में, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ब्रांच एंड डिवीजन को यूज़ करना होता है। सेकंड यहाँ पे रहेगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मैंने आपको इसके पहले भी बताया था। जो बिजनेस में ओनर रहेंगे या फिर जो भी बिजनेस के ओनर है, जो बिजनेस के इन्वेस्टर है, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम अगर ओनर के साथ कोई एक उसका पार्टनर होगा जो कि उसके बिजनेस में अपनी वो प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे कि कैश इन्वेस्ट करेगा, कोई असेट्स इन्वेस्ट करेगा, कुछ भी वो इन्वेस्ट करेगा तो वो इन्वेस्टर बनेगा। ठीक है, तो ओनर, इन्वेस्टर या फिर बिजनेस पार्टनर्स जो कोई भी रहेंगे, वो सारे के सारे पर्सन, सारे के सारे नेचुरल पर्सन वो कैपिटल अकाउंट के अंडर में आएंगे। ठीक है, कोई अगर आपके बिजनेस में ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी ने आपके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करे हैं, तब आपको कैपिटल अकाउंट कंसिडर करना होता है। तो जो भी इन्वेस्टर होगा उसके नाम का जब आप लेजर बनाओगे तो उस लेजर को कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंडर में आपको रखना होता है। ठीक है,
और यहाँ पे एक रिजर्व एंड सरप्लस करके एक सब ग्रुप होता है, जो कि आपको नीचे आएंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो ये ग्रुप भी आएगा इस कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंडर में, और ये जो है ये प्राइमरी ग्रुप है, ठीक है। प्री डिफाइंड ग्रुप में से ये कैपिटल अकाउंट, ये ब्रांच एंड डिवीजन, ये प्राइमरी ग्रुप से, ठीक है। अगेन यहाँ पे थर्ड ग्रुप है करंट असेट्स। करंट असेट्स, सबसे पहले तो हम असेट्स की बात कर लेते हैं। असेट्स जो कि आपकी बिजनेस की प्रॉपर्टी रहेगी। एक होता है फिक्स्ड असेट्स और दूसरा होगा करंट असेट्स। तो यहाँ पे करंट असेट्स ये होगा कि कोई आपकी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि फॉर असेट्स अकाउंट विच आर ऑफ शॉर्ट पीरियड और रेगुलरली फ्लक्चुएटिंग वैल्यू। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे बैंक बैलेंस मैंने लिखा है, ठीक है। तो कोई आपकी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए हो सकती है, ठीक है, ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं हो सकती। जो भी कोई आपकी प्रॉपर्टी है जिसमें रेगुलरली कोई ना कोई चेंजेस आते हैं, जैसे कि आपका बैंक बैलेंस, आपके बिजनेस का अगर कोई बैंक अकाउंट है या फिर आपके बिजनेस का जो कैश अकाउंट है, वहाँ पे अगर आज 100 रुपये है तो कल जाके वो 200 रुपये भी हो सकते हैं, या फिर कल 200 रुपये से 300 रुपये भी हो सकते हैं, या फिर 300 से 200 भी हो सकते हैं। तो ये कम ज़्यादा आपकी असेट्स की वैल्यू जो है वो कम ज़्यादा होती रहेगी, उसमें रेगुलरली चेंजेस होते रहेंगे। तो ऐसे असेट्स को आप करंट असेट्स के अंडर में रखोगे। ये सिचुएशन मैंने आपको बताई कि कौन सी सिचुएशन में करंट असेट्स ग्रुप को हम कंसिडर करेंगे। तो कोई ऐसी आपकी एक प्रॉपर्टी जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए हो सकती है, ठीक है, जो कि रेगुलरली उसमें चेंजेस आ सकते हैं, या तो कभी पैसे आपके बढ़ेंगे या तो कभी पैसे आपके कम होंगे, या फिर कभी आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा या फिर बैंक बैलेंस आपका कम होगा। तो इस सिचुएशन में आपको करंट असेट्स को कंसिडर करना होता है, ठीक है। अब देखो, करंट असेट्स इस ग्रुप को ज़्यादा यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंडर और सब ग्रुप्स है उनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स एक ग्रुप है जो कि सब ग्रुप है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये ग्रुप भी प्री डिफाइंड ग्रुप में आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्टॉक इन हैंड ऐड करके रखा है। ये जो ग्रुप है स्टॉक इन हैंड, ये भी सब ग्रुप रहेगा जो कि करंट असेट्स के अंडर में आएगा, ठीक है। यहाँ पे कैश इन हैंड है। कैश इन हैंड जो फिलहाल अभी आपके पास कैश है वो भी करंट असेट्स के अंडर में आएगा। डिपॉजिट, लोन एंड एडवांस असेट्स, ये सारे ग्रुप जो है ये सब ग्रुप्स है, वो करंट असेट्स के अंडर में आएंगे, ठीक है। अब जबकि ये सारे सब ग्रुप्स प्री डिफाइंड ग्रुप्स में आएंगे तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इस करंट असेट्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए इसको बताना ज़रूरी है। तो मैं आपको ये शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे सन्ड्री डेटर्स, मतलब ये आपके रहेंगे कस्टमर्स, ठीक है। यहाँ पे रहेंगे आपके एक, मैं आपको सिचुएशन और बताता हूँ कि जो भी हमारे कस्टमर्स होते हैं, अगर मान के चलो आपने किसी को गुड्स सेल किया आपने, तो गुड्स सेल करने के बाद आपको उनके पास से पैसे लेना होता है, ठीक है। अगर या फिर किसी कस्टमर को आप उधार में माल बेचते हो, अगर किसी कस्टमर को आप उधार में माल बेचते हो तो आज नहीं तो कल उनके पास से आपको पैसे लेना है, ठीक है। जब मैंने आपको असेट्स के बारे में बताया था तब असेट्स में मैंने कस्टमर को ऐड किया था, कस्टमर को मैंने असेट्स में कंसीडर किया था, और आपको एक्सप्लेन करके बताया भी था कि कस्टमर जो है वो असेट्स में क्यों आते हैं, ठीक है। तो अब देखो, किसी कस्टमर को अगर आप उधार में माल बेचते हो, मान के चलो आपने 5,000 का माल किसी कस्टमर को उधार में बेचा है,
तो वो बोलेगा कि मैं इसके पैसे 1 महीने बाद दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा, ठीक है। तो वो जो पैसे रहेंगे जो आपको उसके पास से लेना है, वो पैसे जो है वो आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। और प्रॉपर्टी को हम असेट्स के अंडर कंसिडर करते हैं, ठीक है। और वो 1 महीने बाद हमें मिलना है, समझ रहे हो ना आप वहाँ पे। वो 1 महीने बाद या फिर 2 महीने बाद हमें मिलना है, ठीक है। या तो वो पैसे वो कभी हमें 5,000 भी दे सकता है, या तो कभी 10,000 भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू रहेगी हमारी वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। आज अगर हमने किसी कस्टमर को 10,000 का माल बेचा है और उसके पास से हमें पैसे लेना है, तो वो सबसे पहले 5,000 देगा, फिर 2 महीने बाद 5,000 देगा। तो ये जो हमारी असेट्स की वैल्यू है, वो वैल्यू कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये रहेगी शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है। लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं, शॉर्ट पीरियड के लिए ये वैल्यू रहेगी। तो इसीलिए हमने इन सभी चीज़ों को जो है वो करंट असेट्स के अंडर में रखा है। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे स्टॉक इन हैंड लिखा है, तो जो भी आपका रिमेनिंग स्टॉक रहेगा, मान के चलो आपने 10 प्रोडक्ट आपने परचेस किए हैं और 10 में से आपने 5 प्रोडक्ट सेल कर दिए, तो रिमेनिंग आपके पास कितने रहेंगे? 5 प्रोडक्ट रहेंगे। तो स्टॉक इन हैंड अभी आपके पास कितना स्टॉक है, ठीक है, वो भी आपकी करंट असेट्स रहेगी। आज अगर 5 है तो कल 10 भी हो सकती है, अगेन आप बुला सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। अब अगर आपके पास 10 स्टॉक आइटम्स है तो उसमें से आप 5 बेच सकते हो, या फिर 10 के 10 भी बेच सकते हो। तो जो रिमेनिंग स्टॉक रहेगा वो हर बार के लिए चेंज होते रहेगा, है ना। तो इसीलिए हमने करंट असेट्स के अंडर में इसको रखा है। या फिर ऐसे सिचुएशन में आपको करंट असेट्स को कंसिडर करना होता है। सेम उसी की तरह कैश इन हैंड भी रहेगा, डिपॉजिट भी रहेगा, लोन एंड एडवांस भी रहेगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये जब ग्रुप्स आएंगे तब उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ का ग्रुप चेक कर लेते हैं। यहाँ पे रहेगा आपका दायित्व। देखो यहाँ पे असेट्स और लाइबिलिटीज़ ये एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। ये काम जो करता है और ये लाइबिलिटीज़ जो है वो उसी के अपोजिट काम करता है। अब देखो यहाँ पे लाइबिलिटीज जो होगा वो आपका दायित्व होगा, उत्तरदायित्व होगा। दायित्व क्या होगा कि अगर आपने किसी सप्लायर के पास से उधार में माल खरीदा है, अगर आपने सप्लायर के पास से उधार में माल खरीदा है तो वो पैसे आपको देना है। तो ये आपका दायित्व है कि उसके पास से आपने कुछ खरीदा था, उसके पैसे आपको देना पड़ेगा, ये आपका दायित्व है, ठीक है। तो ये तो अभी फिलहाल चालू दायित्व रहेगा, शॉर्ट पीरियड के लिए ये आपका दायित्व रहेगा कि किसी भी सप्लायर के पास से आपने कुछ खरीदा है उधार में, या फिर किसी के पास से आपने पैसे लिए हैं उधार में, तो कोई एक टाइम रहेगा वहाँ पे कि 1 महीने के अंदर देना है, 2 महीने के अंदर देना है, या फिर साल भर के अंदर देना है। तो वो शॉर्ट पीरियड रहेगा आपका, ठीक है। तो वो जो सिचुएशन रहेगी वो करंट लाइबिलिटीज़ के अंडर में आएगी, ठीक है। जहाँ पे आपकी जो वैल्यू रहेगी या जहाँ पे आपका जो दायित्व रहेगा वो कभी ज़्यादा रहेगा, कभी कम रहेगा। मतलब आपको आज अगर 10,000 देना है तो कल आपको 15,000 भी देना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे भी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। और यहाँ पे दो सब ग्रुप्स आएंगे इस करंट लाइबिलिटीज़ के अंडर में। सबसे पहला तो यहाँ पे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस है, ठीक है। ये जब आप टैक्सेशन यूज़ करोगे तब आपको इस ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे मैंने सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखा है जो कि रहेंगे यहाँ पे सप्लायर, हमारे सप्लायर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोविज़न लिखा है, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे जब प्रोविज़न ग्रुप आएगा तब, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको ये सही तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको रिपीट देख सकते हो, ठीक है। या फिर भी अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बहुत सारे ऑनलाइन मटेरियल मिल जाएंगे। सोर्स भी आपको बहुत मिल जाएंगे। तो वहाँ से भी जो भी आपके लिए इजी रहेगा समझना, जिस भी जगह पे, वो आप रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई पोर्शन आपको समझ में नहीं आता है तो आप ध्यान से सुनना, रिपीट आप चेक करना, ठीक है। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट ग्रुप रहेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जो कि आपका खर्चा रहेगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होगा। अगर आपका मेडिकल शॉप है, ठीक है, मेडिकल शॉप में आप क्या बेचोगे? मेडिकल शॉप में आप कपड़े बेचोगे, है ना? नहीं, मेडिकल शॉप में आप मेडिसिन अब बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस जो कि रहेगा आपका खर्चा, लेकिन वो खर्चा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है वो आपको कैसे समझना है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं सबसे पहले तो। अब सपोज आपका एक मेडिकल शॉप है, तो आप अपने मेडिकल शॉप में कपड़े तो बेचोगे नहीं, ठीक है, आप अपने मेडिकल शॉप में मेडिसिन बेचोगे, है ना? तो जो भी खर्चा आपका मेडिसिन पे हो रहा है, ठीक है ना, अगर आपको मेडिसिन बेचना है तो सबसे पहले उसे आपको खरीदना पड़ेगा, है ना? तो जो भी खर्चा आपके मेन बिजनेस पे हो रहा है, मतलब जो भी आपका मेन प्रोडक्शन है, क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ द बिजनेस। तो आप अपने प्रोडक्शन के लिए जो भी खर्चा करोगे, ठीक है, वो खर्चा जो रहेगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में आएगा। ये समझ में नहीं आया होगा आपको, अगेन मैं आपको कोई एक अलग एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको मेडिकल का एग्जांपल दिया था। मेडिकल शॉप में आप बेचोगे मेडिसिन्स, और उन मेडिसिन्स पे जो भी आपका खर्चा हो रहा है, ठीक है, वो रहेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और अब देखो वहाँ पे अगर आप मेडिसिन्स बेच रहे हो तो बिलिंग करने के लिए आपको चाहिए एक लैपटॉप या फिर एक डेस्कटॉप पीसी, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर आपको चाहिए होगा बिलिंग करने के लिए। तो अगर आप लैपटॉप परचेस करते हो, अगर आप आपका डेस्कटॉप पीसी परचेस करते हो या फिर प्रिंटर परचेस करते हो प्रिंट करवाने के लिए, तो वो जो खर्चा हो रहा है ना परचेस करने का, वो खर्चा जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा, क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो आप यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, या फिर आपकी सर्विस जो है वो आप बेटर तरीके से आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो अपने कस्टमर्स को। तो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आप खर्चा करोगे वो सारा खर्चा जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा, ठीक है। अब अगर आपकी कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पे आप क्या करते हो, आप एक स्मार्टफोन बनाते हो, ठीक है, एक आप स्मार्टफोन बनाते हो और बनाने के बाद उसे मार्केट में जाके आप सेल करोगे। तो स्मार्टफोन बनाने के लिए नॉर्मल सी चीज़ें आपको क्या लगेगी, एक मदरबोर्ड लगेगा, कैमरा लगेगा, बॉडी लगेगी, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें लगेगी वहाँ पे, मशीन्स लगेगी आपको, रॉ मटेरियल आपको परचेस करना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल पे जो भी खर्चा हो रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए, सबसे पहले तो आप रॉ मटेरियल परचेस करोगे, परचेस करने के बाद उसको आप डेवलप करोगे, उन सभी को कंबाइन करके कोई एक बढ़िया सा प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है। तो ये जो आपकी प्रोसेस चल रही है ना, एक एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी खर्चा हो रहा है आपका, वो सारा खर्चा जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट लाइन जो मैंने लिखी है कि सेलिंग प्रोडक्ट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो प्रोडक्ट आप बेचकर पैसे कमाना चाहते हो, और यही आपका मेन बिजनेस होता है ना। मेडिकल शॉप वाला क्या करेगा, मेडिसिन बेचेगा। तो मेडिकल शॉप वाले का मेन मोटो क्या रहेगा, मेडिसिन बेचकर पैसे कमाना, ठीक है। तो मेडिसिन बेचने से पहले उसको खरीदना पड़ेगा, और खरीदने में जो उसका खर्चा हो रहा है, और बिलिंग करने के लिए लैपटॉप पे या फिर डेस्कटॉप पे उसका जो भी खर्चा हो रहा है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट इनकम्स है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस से बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंसेस में आपका खर्चा होगा और डायरेक्ट इनकम में आपको डायरेक्ट इनकम होगी। अब आपने क्या कर लिया कि मैंने आपको बताया था कि आपका एक स्मार्टफोन बनाने का एक बिजनेस है, स्मार्टफोन बनाने वाली आपकी एक कंपनी है। चलो आपने डायरेक्ट एक्सपेंस करके एक आपने प्रोडक्ट बना लिया, एक आपने स्मार्टफोन बना लिया। अब स्मार्टफोन बनाने के बाद आप उसको बेचोगे, ठीक है। आपने वो स्मार्टफोन बेचा, और स्मार्टफोन के बदले जो भी आपकी अर्निंग हो रही है, जो भी आपकी इनकम हो रही है स्मार्टफोन को बेचने के बाद, तो वो रहेगी आपकी डायरेक्ट इनकम, ठीक है।
अगेन मैं अगर आपको मेडिकल शॉप वाले का एग्जांपल दूं, तो आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मेडिकल शॉप के लिए आपने मेडिसिन्स परचेस करी थी, ठीक है, तो वहाँ पे आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ था। अब यहाँ पे क्या करोगे डायरेक्ट इनकम में, जो भी आपने खरीदा था, मतलब जो मेडिसिन्स आपने खरीदी थी, वो मेडिसिन्स अभी आप कस्टमर को बेचोगे, तो उसके बदले जो भी आपको पैसा मिलेगा, वो जो इनकम रहेगी, वो जो अर्निंग रहेगी, वो डायरेक्ट इनकम के अंडर में आएगी, ठीक है। मैं बस आपको सिचुएशंस बता रहा हूँ कि कौन से ग्रुप में किस टाइप की सिचुएशंस होती है, ये बस आपको समझना है, ठीक है। अगर एक बार आपको हर ग्रुप के लिए उसकी सिचुएशन समझ में आती है, तो आप हर लेजर के लिए एक परफेक्ट ग्रुप सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। अगर किसी भी लेजर के लिए आप गलत ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हो, तो आपकी टैली जो है वो प्रॉब्लम देगी आपको, ठीक है, आप ही को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट ग्रुप रहेगा फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स वो होगा जो कि आप लॉन्ग टाइम के लिए अपने बिजनेस में यूज करोगे, है ना। जैसे कि आपका ऑफिस, अगर आपकी कंपनी है, तो कंपनी की वो जगह, ठीक है ना, वो जगह जो है वो आपकी फिक्स्ड असेट है, क्योंकि आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज करोगे, बड़े लंबे समय के लिए, ठीक है। और उसमें जो है वो मशीनरीज भी आएंगी, बिल्डिंग्स भी आएगी। अगर आप अगर आपका एक छोटा सा या फिर छोटा बड़ा किराना शॉप है, ठीक है, तो आप जो हो वो आप होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो उसके लिए आपको चाहिए एक टू व्हीलर, फोर व्हीलर, या फिर कोई एक छोटा सा ट्रक, है ना, व्हीकल चाहिए होगा आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो वो जो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर जो है, जो कि आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, ये तो बड़े आप लंबे टाइम के लिए यूज़ करोगे, ठीक है ना। तो वो जो व्हीकल रहेगी वो भी आपकी फिक्स असेट में आएगी, ठीक है। बिल्डिंग जो है वो भी आपकी फिक्स असेट रहेगी। मशीनरीज जो भी आप प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए यूज़ करोगे, है ना। अगर मेरा मेडिकल शॉप है, तो मेडिकल शॉप में मुझे अगर बिलिंग करना है, और बिलिंग करने के बाद मुझे प्रिंट निकालना है, तो मुझे लगेगा एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, और उसी के साथ मुझे लगेगा प्रिंटर। तो ये सारी चीज़ें जो है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, वो मेरे फिक्स असेट के अंडर में आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस सिचुएशन को समझना है। उसके बाद यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। वो खर्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या होगा कि यहाँ पे वो खर्चे रहेंगे जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। मैंने पिछली बार मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वो खर्चा होगा जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, ठीक है ना, डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा, जिसे बेचना आपको आपका मेन बिजनेस है। और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बिना प्रोडक्ट पे खर्चा किए अगर किसी और जगह पे आप अपने पैसे खर्च कर रहे हो, तो वहाँ पे जो है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। मेरे पास दो तीन एग्जांपल है, एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ अगर आपको तो समझ में आए। अगर आपकी कोई फ्रेंड है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, और आप अपने बिजनेस के पैसों से उसको घुमाने लेके जाओगे, उसको खाना खिलाने लेके जाओगे, उसको घुमाओगे फिराओगे, और जो भी खर्चा करोगे वो आप अपने बिजनेस के पैसों से करोगे, है ना। तो आपकी गर्लफ्रेंड तो कोई प्रोडक्ट नहीं है ना। तो वहाँ पे जो खर्चा हो रहा है, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी फ्रेंड पे जो खर्चा हो रहा है, वो खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में आएगा, ठीक है। और एक दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, फ्रेंड के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, किसी के भी साथ अगर आप घूमने जा रहे हो, और आपके बिजनेस के कुछ पैसे जो है वो आपकी जेब में है, उसमें से अगर आपके 100 रुपये गिर जाते हैं, और 100 रुपये जो है वो आप खो देते हो, तो वहाँ पे आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है। आपने कुछ खरीदा भी नहीं, लेकिन आपके पैसे वहाँ से जो है वो खर्च हो गए, 100 रुपये खर्च हो गए आपके। आपको यही कंसिडर करना पड़ेगा ना कि आपके अगर पैसे गुम हो गए, आपने खो दिए पैसे, तो खर्चा हो गया आपका, 100 रुपये का खर्चा होगा, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में आप उसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे सेम इनडायरेक्ट इनकम उसी की तरह है। तो यहाँ पे क्या होगा, रास्ते पे चलते चलते अगर आपको 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये अगर पैसे मिल रहे हैं, तो वो पैसे जो है वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम हो गए, क्योंकि ना तो आपने किसी प्रोडक्ट को बेचा है ना, बिना प्रोडक्ट को बेचे आपको अगर इनकम हो रही है किसी अलग सोर्स से, ठीक है, किसी अलग जगह से अगर आपकी इनकम हो रही है, अर्निंग हो रही है, तो वो जो अर्निंग, वो जो इनकम है वो इनडायरेक्ट इनकम रहेगी। ठीक है, जैसे कि इनडायरेक्ट इनकम में कमीशन लेना और इंटरेस्ट इंटरेस्ट लेना या फिर डिस्काउंट लेना, है ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी इसी तरीके से रहेगा, जैसे कि कमीशन देना, जैसे कि इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट पे करना, और जैसे कि डिस्काउंट देना, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम, आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप रिपीट इसे सुन सकते हो, पॉज करके आप एक बुक लेके उसे नोट कर सकते हो हर सिचुएशन को। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है, ये लास्ट ग्रुप मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के लिए, इन्वेस्टमेंट ग्रुप। ठीक है, देखो इन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि आप इन्वेस्ट करोगे अपने पैसे शेयर्स में, बॉन्ड्स में, या फिर किसी लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करोगे किसी भी चीज़ में, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने पैसे। अब देखो यहाँ पे ये लिखा है और में कि सच इन्वेस्टमेंट वेयर देयर इज नो गारंटी व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, कोई आपकी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आपको ये पता नहीं होता कि आगे आने वाले टाइम में आपका लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, मतलब वो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है किसी भी जगह पे, तो उसमें से आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, आपका लॉस होगा कि नहीं होगा, या फिर वो उसके टाइम और पीरियड के बारे में आपको पता नहीं रहेगा। ठीक है, आपको कोई गारंटी नहीं रहेगी कि जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा मिलेगा या फिर उससे कम मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के अगर कोई ट्रांजैक्शन होते हैं आपके बिजनेस में, तो उन लेजर्स को, तो आपको लेजर बनाना पड़ेगा, तो लेजर्स को इस इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंडर में आपको रखना होता है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट तक जो भी मैंने आपको ग्रुप्स बताए, ब्रांच एंड डिवीजन से लेकर इन्वेस्टमेंट तक, ये सभी के सभी प्राइमरी ग्रुप्स हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और भी आने वाले ग्रुप्स के बारे में। तो आशा करता हूँ कि ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप इसको रिपीट चेक करके देख सकते हो और नोट्स बना सकते हो, आप इसके सिचुएशन सब लिख सकते हो। अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो किसी और जगह पे, या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।